स्टार्ट करते हैं आज हम लोग दंतेवाड़ा जिले के बारे में पढ़ना। ठीक, दंतेवाड़ा में कौन सी माता का मंदिर है? दंतेश्वरी माता का मंदिर। उससे रिलेटेड कुछ कहानी जानते हो क्या? दंतेश्वरी माता क्यों कहा गया है उसको? ठीक है, एक पौराणिक कथा है। गाना नहीं सुने वो वाला, जहाँ केस गिरे तेरे कालिका माँ बनी? सुने? हाँ? वो वाला गाना सुने? अगर तेन हो गया कुछ सारी दुनिया जला दे। सब सुनेगा, काम से नहीं सुने? देखो एक गाना में उसमें बताया गया है, मतलब जहाँ केस गिरे तेरे कालिका माँ बनी, जहाँ मुख गिरे क्या कुमाख्या माँ बनी। असम में मुख गिरा था। ठीक है, वैसे ही जो ये शक्तिपीठ है, 52वां शक्तिपीठ माना जाता है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माता सती का जब माता सती अग्नि में समाहित हुई थी तो उसको उसकी जो शव को लेकर क्या कर रहे थे? शंकर भगवान तांडव कर रहे थे, घूम रहे थे। हाँ, तांडव कर रहे थे, घूम रहे थे। ठीक है, तो उस समय भगवान विष्णु ने क्या किया था? अपने चक्र से माता सती के अलग अलग अंग को काट दिया था। ठीक है, ताकि भगवान शिव जो है पीड़ा से मुक्त हो सके। ठीक, तो उस समय जो माता सती का दांत था वो गिरा था दंतेश्वरी में। ठीक, दंतेवाड़ा नामक एक जगह में गिरा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि माता सती का दांत कहाँ गिरा था? दंतेवाड़ा नामक जगह में, जो एक शक्तिपीठ बना। कौन सा? दंतेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक, इतना जानना है आप लोगों को दंतेश्वरी मंदिर के बारे में। ठीक है, दंतेवाड़ा एक बहुत धार्मिक स्थल है। इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी जान लो। ठीक, पहले फोटो देख लो, यहाँ पे क्या क्या है। दंतेवाड़ा देखो। ठीक है, आ गए यार दंतेवाड़ा वही खुला है। बहुत कम आया है, दिखा नहीं रहे। दंतेवाड़ा में कुछ कुछ जगह बहुत फेमस है, ठीक, जिसके लिए दंतेवाड़ा जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। इसमें दिखा रहा है कि बड़ा कैसे होगा? दिख रहा है क्या? ये कहाँ से दिखेगा? अब दिखा? ठीक, देखो कुछ कुछ जगह है जिसको जानना जरूरी है आप लोगों को। ये है नदी नाले। ठीक, ये दंतेवाड़ा में एक जगह बनाया गया है, ये माता दंतेश्वरी का मंदिर है। ठीक, जिसके बारे में अभी बता रहा था आप लोगों को। ठीक, इतना ही है क्या? थोड़ा हटाओ, नहीं आ रहा। चलो, गणेश भगवान का प्रतिमा बताऊंगा, सोच रहा हूँ आप लोगों को। चलो देखो, दंतेवाड़ा पहले हम लोग कोई भी जिला स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं? उसका बस्तर संभाग, जिस संभाग को पढ़ रहे हैं उसका क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ये कौन सा जिला? ये कौन सा जिला?
ये कौन सा? दंतेवाड़ा। ठीक, ये नीचे में सुकमा, इधर बीजापुर। ये क्या है? कांकेर। जस्ट नीचे नारायणपुर, ये कोंडागांव। आज हम लोग पढ़ेंगे दंतेवाड़ा जिले के बारे में। ठीक, दंतेवाड़ा पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टार्ट करते हैं तो सीमावर्ती जिला। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सीमावर्ती जिला। कितने राज्यों को, कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? किसी 4 दिख रहा है, किसी 3 दिख रहा है। कितना कर रहा है देखो, 1 2 3 4 5। कौन सा? 4 नहीं, 4 को कर रहा है। किसको 5 दिख रहा है? 5 है सर, 4 है सर, 4 है। बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव। नारायणपुर कहां टच कर रहा है? हल्ला नहीं करना है। किस किस को कर रहा है? बस्तर, सुकमा, बीजापुर। जबकि सामने दिख रहा है तुम लोगों के 1 2 3। और किसको टच कर रहा है? ठीक, सीमावर्ती जिला कितना? 3। कौन कौन सा? बीजापुर, सुकमा और बस्तर। यहाँ दूसरा देखो, सीमावर्ती राज्य राज्य क्या है? एक भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कैसा जिला है? भू-अवस्थित जिला है। भू-अवस्थित जिला है। ठीक, भू-अवस्थित जिला है। तीसरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी, ठीक, मिट्टी कौन सी पाई जाती है? सुकमा में कौन सी पाई जा रही थी? लाल दोमट मिट्टी। यहाँ भी पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी और एक और लाल रेतीली मिट्टी। ये दोनों पाए जाते हैं दंतेवाड़ा, सुकमा दोनों में। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? शैल समूह में मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है धारवाड़ शैल समूह। शैल समूह और पाया जाता है आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह। ठीक, इतना पाया जाता है दंतेवाड़ा में। ठीक, दंतेवाड़ा में और देखना चाहो तो यहाँ जनजाति लिख सकते हैं। जनजाति कौन सा पाया जाता है यहाँ? जो वहां पाया जा रहा था। ठीक, जनजाति जो अधिक मात्रा में है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में है, वो है माड़िया जनजाति। माड़िया, इसमें भी कौन सा? दंडामी माड़िया। ठीक है, उसके बाद जो वहां लिखे थे उसी को लिख देना सेम। ठीक है, कौन कौन सा? परजा, धुरवा, पारधी, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक, कौन कौन से? मुख्य रूप से जनजाति कौन सा पाया जाता है? माड़िया जनजाति पाया जाता है दंतेवाड़ा जिले में। ठीक, दंतेवाड़ा जिले कितने जिलों को स्पर्श करता है? 3। कौन कौन सा? दंतेवाड़ा का मातृ जिला कौन सा? बस्तर। ठीक, दंतेवाड़ा गठन कब हुआ? 1998 में। ठीक है, कितना हो जाएगा?
ठीक, यहाँ पे मिट्टी कौन सा पाया जाता है? लाल दोमट मिट्टी मुख्य रूप से ये पाया जाता है, आंशिक रूप से पाया जाता है ये भी। ठीक, कौन से शैल समूह से बना है ये? पहाड़ शैल समूह। उसके बाद यहाँ पे जो जनजाति है वो कौन कौन सी है? माड़िया और माड़िया। ये याद रखना, मुख्य रूप से यदि जनजाति पूछा जाएगा तो इसी का नाम रहेगा। ठीक, कौन सा? माड़िया। माड़िया में कौन सा? दंडामी। अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, लिखने का समय दूंगा मैं। ठीक, चलो इतना इतना तो लिख लोगे क्या एक पेज में? ठीक, लिख लो, चलो जल्दी लिखना। लेकिन इसके बाद हम लोग दंतेवाड़ा में इंटर करेंगे। दंतेवाड़ा में कुछ कुछ जगह है देखिए, जो दंतेवाड़ा और बस्तर दोनों जगह आता है, कुछ कुछ रिलेशन है। कई जगह उसमें दिया रहता है, कई जगह यहाँ पे ले लेता है। मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ समय दिया जा रहा है, लिख लो। ठीक है, रूम घर जाके इसको दोबारा लिखना नहीं, घर जाके सिर्फ इसको देखना है, रिवाइज करना है, लिखने का काम यहाँ कर लो। ये वाला दंडामी माड़िया, दंडामी दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया। उसके बाद लिखा हुआ है डोरला। ठीक, उसके बाद मुरिया, परजा, ध्रुवा, पाधी, मुरिया, परजा, ध्रुवा, पाधी। बस्तर जब इंटर करोगे तो बस्तर में लगभग, ठीक है, आधे से अधिक जनजाति तो बस्तर संभाग में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे कोई सा भी जनजाति यदि आ रहा है, कुछ कुछ जनजाति है जो ऊपर के क्षेत्र में पाई जाती है, उसको जब पढ़ेंगे जनजाति में बताऊंगा। ठीक है, पारधी, पारधी, पारधी जनजाति जो क्या करती है, काले पक्षी का शिकार करती है। काला पक्षी है, काले कलर में पक्षी है, मतलब कोई भी पक्षी नहीं होएगा, शहर वाले हो गया। चलो जल्दी जल्दी लिखो जी। माड़िया, माड़िया में दंडामी माड़िया, दोरला, परजा, ध्रुवा, पारधी, परजा, ध्रुवा, पारधी। चलो हो गया ना? चलो आगे बढ़े। अब बनाते हैं दंतेवाड़ा जिला। ये है कौन सा? दंतेवाड़ा जिला।
इधर कौन सा पूरा कौन सा ये कौन सा जिला बस्तर। ठीक, इधर नीचे में सुकमा, यहाँ निकलेगा सुकमा। ठीक, इधर पूरा कौन सा ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, कौन से रोड से NH कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की राजकीय कौन सा रोड है ये कौन सा है स्टेट हाईवे 5। ठीक, नेशनल हाईवे तो बस्तर साइड से निकल गया था सुकमा, देखे ना बस्तर साइड से सुकमा होते हुए कहाँ चला गया आंध्र प्रदेश चला गया और फिर ऐसे घूम के आ जाएगा क्या दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये कौन सा है स्टेट हाईवे 5। ठीक, इधर से एक रोड आती है जिसको जानते हो आप लोग, ये कौन सा रोड है ये कौन सा NH नहीं पढ़े हैं ना NH 63 जो कहाँ से आ रही थी बस्तर होते हुए दंतेवाड़ा जाएगी फिर बीजापुर जाएगी। ठीक, इधर से रोड बनाया था ना। ठीक है, कौन सा था वो NH 63। ठीक, सबसे पहले जब यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक विकास खंड पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम है, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, चलो गीदम। कौन सा विकास खंड गीदम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ठीक नीचे में पड़ेगा कौन सा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पास बनाते हैं। यहाँ पे अभी कुछ छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे पढ़ोगे अभी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे है दंतेवाड़ा। ठीक, उसके नीचे जाओगे तो एक जगह है कौन सा ये है कुआं कोंडा। कौन सा कुआं कोंडा। ठीक, कुआं कोंडा। इतना हो गया। कौन कौन सा पहले जाओगे क्या पड़ेगा गीदम, उसके बाद दंतेवाड़ा, फिर उसके बाद उसके नीचे कुआं कोंडा। ठीक, यहाँ से एक रोड कट के इधर जाएगा, रोड को काटे हैं ना तो ये कहलाएगा कटे कल्याण। कटे कल्याण। ठीक, एक रोड इधर काटना है। ठीक, वो कहलाएगा आपका बड़े बचे। ठीक, इतना हो जाएगा। देखो सबसे पहले SH5 से हम लोग इंटर किए, SH5 से हम लोग इंटर किए, क्या पड़ा गीदम। गीदम के बाद ये जो रोड है वहां से NH चालू होता है। ठीक, यहाँ से NH चालू होता है, इसका नाम है NH 163A, जिसका डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का है ये NH। कौन सा 163A। ठीक है, ये क्या है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है 12 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से जिले में पड़ता है दंतेवाड़ा। उसका नाम क्या है NH 163A। ठीक, ये याद रखना ना A, NH 163A। ठीक, उसके बाद देखो ये हो गया। अब हम लोग एक एक जगह को पकड़ते हैं, उसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गीदम से जब ऊपर जाओगे यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे पड़ेगा बारसूर नाम का एक जगह। ठीक है, बारसूर नाम का एक जगह। ठीक, बारसूर
बारसूर जगह दंतेवाड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह है, ठीक। धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, तीनों दृष्टि से बारसूर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी बारसूर के बारे में। बारसूर के यहां से एक नदी आ रही थी क्या? कौन सी नदी? ठीक, ये कौन सी नदी है? ये नदी का नाम है इंद्रावती नदी, ठीक। तो बारसूर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, इंद्रावती नदी, ठीक, इंद्रावती नदी। अब हम लोग बारसूर के बारे में पढ़ना चालू किए हैं, तो बारसूर के बारे में कुछ कहानी सुन लो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। दंतेवाड़ा के बारे में, दंतेवाड़ा जिला लिखे हो ना, वहीं पे यदि लिखना चाहो तो ये लिख लेना दंतेवाड़ा का मतलब कथा, नामकरण का कथा करके नामकरण कैसे पड़ा दंतेवाड़ा, ठीक। तो नामकरण में यदि लिखना चाहो तो लिख लेना माता सती के दांत गिरने से इस जगह का नाम क्या पड़ा? दंतेवाड़ा, ठीक। या दंतेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक। चलो इधर देखो, कौन सा? बारसूर। बारसूर एक जगह है, ठीक है। कौन से जिले में? दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले में बारसूर नाम का एक जगह है, ठीक। जो सबसे पहले यदि हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो ये कौन से काल से रिलेटेड रहता है? एक राक्षस का नाम सुने, बाणासुर। कौन से काल में था वो? कौन से काल में था? महाभारत, द्वापर युग। तो महाभारत कौन से युग में हुआ? तो फिर महाभारत हुआ तो महाभारत हुआ है, तो फिर में महाभारत का तो एक राक्षस था, ठीक है। इस क्षेत्र में एक राक्षस का शासन था जिसको कहा जाता था बाणासुर। वो युग वाइज देखें तो द्वापर युग में जिस समय भगवान कृष्ण अवतार लिए थे, ठीक है, उस समय इस जगह में एक राक्षस का शासन था जिसका नाम क्या था? बाणासुर। बाणासुर क्या है? एक बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक है। वो लगभग पूरे भारत क्षेत्र को जीतते जा रहा था। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक। बाणासुर किसका भक्त था? भगवान शंकर का, ठीक है। तो भगवान शंकर उसको आशीर्वाद दिए थे, ठीक है, कि तेरा क्या बोलते हैं, जब जब तुझको जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा युद्ध के लिए करके। इसलिए बाणासुर किसी से युद्ध करने से हिचकिचाता नहीं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र था वहां पे अब जो साथ दे रहा है उसके लिए स्मृति चिन्ह बनाते हैं। तो इस जगह में बाणासुर द्वारा अनेक शिव मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है, अनेक शिव मंदिर बनाए गए हैं। बाणासुर जब पूरे सबको जीत लेता है तब वो युद्ध के लिए ललकारता है किसको? कृष्ण भगवान को, ठीक। किसको ललकारता है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान से क्या होता है? वो हार जाता है, ठीक है। कृष्ण भगवान जब उसका वध करने वाले रहते हैं तो भगवान शंकर मना कर देते हैं कि इसका वध मत करिए करके, क्योंकि कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं? हाँ, भगवान नारायण या भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। भगवान विष्णु जो है प्रहलाद को वचन दिए रहते हैं। प्रहलाद कौन से? राक्षस कुल का था, ठीक है। भले ही एक महान भक्त था लेकिन राक्षस कुल में था, हिरण्यकश्यप का बेटा था ना, ठीक है। उसी का जो वंश आगे चल रहा था प्रहलाद का, उसमें उसका एक पोता का पोता ऐसा कुछ था शायद, ठीक है। बाणासुर प्रहलाद के वंश का था। तो भगवान उसको आशीर्वाद दिए थे प्रहलाद को कि मैं अब तेरे बाद जो भी यहाँ पैदा होगा उसमें किसी का वध नहीं करूंगा करके। इस चलते क्या करते हैं, ये जगह बाणासुर का वध नहीं करते हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान किसका वध नहीं करते हैं? बाणासुर का। तब बाणासुर क्या करता है? इस क्षेत्र को समृद्ध बना देता है और अपने नाम से इस क्षेत्र का नाम रखता है क्या? बारसूर, ठीक। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके बारे में पढ़ना चालू किए। अब सबसे पहले बारसूर। बारसूर किसके नाम पे पड़ा है? बाणासुर, ठीक। सबसे पहले देखते हैं पौराणिक दृष्टि से।
यदि पूछा जाए, ठीक है, पौराणिक दृष्टि से बारसूर नामक जगह का संबंध कौन से काल से है? ऑप्शन ए दे दे रामायण काल, महाभारत काल, ठीक है, कलचुरी काल और छिंदक नागवंशी काल। ठीक, तो पौराणिक दृष्टि से कौन सा? महाभारत काल। बाणासुर कौन सा? महाभारत काल। ये हो गया इसका पौराणिक दृष्टि से। अब हम लोग देखते हैं इसका ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे, ठीक है, बारसूर नामक जो जगह है वहां पे शासन था छिंदक नागवंशियों का। ठीक, छिंदक नागवंशियों का शासन था। ठीक, जो छत्तीसगढ़ का क्या था? एक समृद्ध वंश था। ठीक है, छिंदक नागवंशी क्या थे? एक समृद्ध वंश थे। ठीक, उन्होंने बारसूर नामक जगह में अनेक मंदिर बनाए, अनेक तालाब बनवाए थे। ठीक, ऐसा कहा जाता है लगभग 146-47 मंदिर बनवाए थे और 146-47 तालाब बनवाए थे। दोनों सेम नंबर में थे। ठीक है, मंदिर क्या हो गए हैं? जीर्ण हो गए हैं। ठीक है, टूट फूट गए हैं और तालाब जो है सूख गए हैं। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कौन सा? छिंदक। बारसूर नामक जगह किस वंश से संबंध रखता है? छिंदक नागवंश, खड़ी नागवंश, कलचुरी वंश या फिर और एक 8 दे रहेगा पांडु वंश। ठीक, तो कौन सा? छिंदक नागवंशी वंश से इसका संबंध है। ठीक, छिंदक नागवंशी वंश। इसका जो अन्य नाम है, ठीक, जो हम लोग बस्तर का पढ़े थे, बस्तर का क्या क्या नाम पढ़े थे? इसका भी नाम चक्रकोट या भ्रमरकोट है। ठीक, चक्रकोट या भ्रमरकोट। अब 2 ठो आ गया। ठीक, 2 ठो आ गया, कंफ्यूजन होगा। इसको याद रखें कि उसको याद रखें। ठीक, यदि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, बारसूर और कौन सा? बस्तर, तो आपको लेना है बारसूर। ठीक, यदि ऑप्शन में बारसूर ऑप्शन में नहीं है, ठीक, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, जिसमें बस्तर दे दिया है, दंतेवाड़ा दे दिया है, सुकमा दे दिया है और नारायणपुर दे दिया है, तो कौन सा? बस्तर। ठीक, यदि बारसूर दिया है तो बारसूर को लेना है, दोनों दिया है तब भी बारसूर को लेना। यदि ऑप्शन में, ठीक, सिर्फ और सिर्फ बस्तर है, उसको छोड़ के और बाकी जगह दिए गए, तो कौन सा लेना है? बस्तर को। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये क्या क्षेत्र है बताया था? एक धार्मिक। यहाँ पे अनेक मंदिर हैं। ठीक, धार्मिक क्षेत्र है। सबसे पहले आप लोगों को जानना है धार्मिक क्षेत्र में सबसे पहले जो मंदिर है, नहीं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मंदिर को नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बत्तीसा मंदिर के बारे में। कौन सा मंदिर है? बारसूर का सबसे फेमस मंदिर है कौन सा? बत्तीसा मंदिर, बारसूर का। और ये CGPSC में, CG व्यापम में न जाने कितने बार पूछा गया है। ठीक है, बत्तीसा मंदिर कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? दंतेवाड़ा जिले में। ठीक, इसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है क्योंकि ये एक बहुत फेमस जगह है। ये बनाया गया था छिंदक नागवंशियों द्वारा। किसके द्वारा? छिंदक नागवंशियों द्वारा बनाया गया था। ठीक, बत्तीसा मंदिर, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे टोटल देखें ऐसे, तो यदि कॉलम बनाए, कॉलम मतलब स्तंभ, खंभा, ऐसे में 8 है। ठीक है, लेंथ वाइज 8 है, ऐसे 4 है। ये सब क्या है? कॉलम है। ठीक है, ये क्या है? सब कॉलम है। इसमें टोटल कितने कॉलम हैं? 32 कॉलम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, 32 कॉलम है, इसलिए इसको कहा जाता है बत्तीसा मंदिर। ठीक, यहाँ पे
टोटल 2 प्रवेश द्वार है। ठीक, मंदिर में एंट्री लेने के लिए, इंटर करने के लिए कितने प्रवेश द्वार हैं? फर्स्ट क्या पढ़े? 32 स्तंभ हैं। कितने हैं? 32 स्तंभ। दूसरा क्या? 2 प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक, किसके कहने पर? उसके पत्नी के कहने पर। ठीक, पत्नी का क्या नाम था? कोई किसी के याद है क्या? गंगा महादेवी नाम था उसका। ठीक है, गंगा महादेवी के कहने पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, जो जिसमें कितने स्तंभ थे? 32 स्तंभ थे। टोटल कितने एंट्री गेट हैं? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 एंट्री गेट है, यहाँ पे 2 गर्भगृह है। ठीक, कितने गर्भगृह हैं? 2 गर्भगृह। दोनों में सेम शंकर भगवान का शिवलिंग है। ठीक, क्या है? 2 गर्भगृह है और 2 क्या है? शिवलिंग है। दो शिवलिंग है, 2 गर्भगृह है। ठीक, बस्तर में सबसे ज्यादा, बस्तर बोलता हूँ दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा जो फेमस मंदिर है, कौन सा मंदिर है? बत्तीसा मंदिर। ठीक, जो कि जहाँ कितने कॉलम हैं? 32 कॉलम हैं। ठीक, जिसमें कितने प्रवेश द्वार हैं? 2 प्रवेश द्वार है। ठीक, कितने गर्भगृह हैं? 2। ठीक है, कितने शिवलिंग हैं? 2। ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। ठीक है, ये दोनों बने हैं काले पत्थर से। किससे बने हुए हैं? काले पत्थर से। ये जो मंदिर है, ये बना हुआ है बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर। ये पूछा गया है ना। ठीक है, काले पत्थर से बासुर मंदिर के अंदर स्थित या फिर गर्भगृह में स्थित भगवान शिव का जो लिंग है, भगवान शिव का शिवलिंग कौन से पत्थर से बना हुआ है? ठीक, तो कौन से? काले पत्थर से। मंदिर कौन से? बलुआ पत्थर। ठीक है, और ये जो शैली है, ये है नागर शैली। नागर शैली क्या होता है, जानते हो क्या? जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो होता है नागर शैली। दक्षिण भारत गए हो ना? दक्षिण भारत गए हो या फिर मंदिर तो देखे होगे फोटो में वहां का। ठीक है, उधर क्या किया जाता है? ऊपर में बहुत सारा ऐसे कलाकारी किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ वो कहलाता है द्रविड़ शैली। जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको कहते हैं नागर शैली। जो दक्षिण भारत है उसमें देखना मंदिर में अनेक तरह की नक्काशी किए जाते हैं, उनमें जो कॉलम रहते हैं उनमें अनेक तरह की नक्काशी किए जाते हैं। उनका जो ये वाला पोर्शन रहता है इसमें भी अनेक तरह के नक्काशी किए जाते हैं, वो कहलाता है द्रविड़ शैली। ठीक, ये आप लोगों की बस जानकारी के लिए है। ऐसा इतना हो गया। यहाँ पे बीच में अब शंकर भगवान है तो उसके साथ कौन रहता है? नंदी बैला। ठीक, यहाँ पे है नंदी बैला। ठीक, ये है नंदी बैल। ठीक, यहाँ पे है क्या? नंदी बैल। ठीक, बीचों बीच में रखा गया है उनको। ये भी किससे बने हुए हैं? काले पत्थर से। ठीक, इतना जानना है आप लोगों को बत्तीसा मंदिर के बारे में। बत्तीसा मंदिर को देखोगे क्या? फोटो में देखोगे? ठीक,
ये देखो, ये जो है ये है बत्तीसा मंदिर। ठीक, यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहे हैं, ठीक, ये टोटल कितने हैं? 32 है। ठीक है, ये जो पूरा मंदिर बना हुआ है कौन से पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर। इसके अंदर 2 गर्भगृह हैं, इसी फोटो में होगा नंदी वाला। हाँ देखो ये वाला है, ये देख दिखा थे नहीं, अंदर का फोटो नहीं है। ये नंदी वाला दिख रहा है ना, दिख रहा है तो सामने से ब्लर है यार। अच्छा तो यहाँ से दिख रहा है, ये देख रहे हो कैसे पत्थर से बना हुआ दिख रहा है? ठीक है, काले पत्थर से बना हुआ है ये। ठीक, नंदी बैला। ठीक, इसके वो जो एक तो नहीं जाता है कान में जाके धोते हैं, वैसी वाला यहाँ भी चलता है। ठीक, इसके अंदर जाओगे तो कितने गर्भगृह हैं? 2 गर्भगृह हैं, जिसमें कितने शिवलिंग हैं? 2 शिवलिंग हैं, जिनका निर्माण किस पत्थर से हुआ है? काले पत्थर से। ठीक, ये हो गया, इतना जानना है बत्तीसा मंदिर के बारे में। लिख लोगे ना? अगला मंदिर जानना है आप लोगों को। ये हो गया जी सर। अगला जानना है आप लोगों को, इसी के जस्ट आगे जाओगे, ये है बारसूर रोड। ठीक है, तो इस साइड में 2-3 मंदिर पड़ेंगे, इधर पड़ेंगे। ठीक, इसी के जस्ट आगे जाएंगे तो पड़ेगा बड़ा गणेश का मंदिर। नहीं, वो अलग है। ठीक है, बड़ा गणेश का मंदिर है, ढोलकर का बोलते हैं ना गणेश प्रतिमा, वो अलग है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा है? बड़ा गणेश का मंदिर। यहाँ पे गणेश भगवान का, यहाँ पे गणेश भगवान का 2 मूर्ति है। ठीक, एक बड़ा गणेश, एक छोटा गणेश। ठीक, 2 मूर्ति है, बड़ा गणेश और छोटा गणेश। ठीक है, इसको भी देखोगे? देख लो, देख लो बड़ा गणेश का जो चलो एक बार सबको देख लिया। ठीक, ये है, देखो दिख रहा है? ठीक, ये है, ये ढोलकल वाला है। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये है बड़ा गणेश का मंदिर। ठीक, इसको बाणासुर द्वारा बनाया गया, बाणासुर द्वारा। ठीक है, बाणासुर द्वारा बनाया गया था दोनों प्रतिमा को। नहीं है बड़े वाले, क्या बोल? ठीक है, ठीक है, इसको बनाया गया था किसके द्वारा? बाणासुर के द्वारा। ठीक है, ये जो प्रतिमा है वो बना हुआ है, इससे दिख रहा है, तो देख के समझ में आ रहा है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये जो गणेश की प्रतिमा है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक, उसके बाद ये जो बड़ा गणेश का मंदिर है ये केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित मंदिर है। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित मंदिर। इसके आगे जाएंगे तो और जगह मिलेगा। ठीक है, उसको कहा जाता है
चंद्रदित्य का मंदिर, ठीक है। ये है चंद्रदित्य का मंदिर। ये कहाँ है? बारसूर में है, ठीक है। बारसूर में चंद्रदित्य का मंदिर, ठीक। ये है, ये चीज याद रहेगा, चंद्रदित्य का मंदिर याद रखना। ये भी अरे यार इसमें शामिल है, भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्या है? मंदिर है। द्रविड़ शैली में बना है क्या वो? नहीं, नागर शैली है। तो क्या का बना है दीवार? ठीक। उसके बाद एक जानते हो ये वाला मंदिर, मामा भांजा मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है, ठीक। नामकरण कैसे बोले? मामा भांजे मिल के बना रहे हैं। ये कौन सा है? मामा भांजा का मंदिर। हाँ, ये देखने लग रहा है, ये किस शैली से बनाया टाइप का लग रहा है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ठीक। मामा भांजा का मंदिर, ठीक। इसको, ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को, ठीक। लेकिन इसको बनाया किसके लिए गया था? मामा भांजा, ठीक है। माता पार्वती भगवान विष्णु को क्या बोलती हैं? भैया बोलती हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु का एक अवतार है नरसिंह अवतार, और गणेश, ठीक हो गए ना मामा भांजे, ठीक है। अपनी बहन के बच्चे क्या बोलते हो? भांजा, ठीक है। तो वैसे ही नरसिंह देव और गणेश, ठीक है, इन दोनों को समर्पित है ये मंदिर। इसके अंदर में गर्भगृह में, ठीक, भगवान शिव का लिंग था, ठीक है, शिवलिंग था, ठीक। भगवान शिव का लिंग था, ठीक है। कौन सा? शिवलिंग, जो वर्तमान में गायब है, पार हो गया। सर वो तो रहा कौन सा? सोमनाथ मतलब फोटो में दिख रहा है ओंकारेश्वर है। ये देखो, गौरी सोमनाथ मंदिर ओंकारेश्वर तो लिखा हुआ है, चश्मा लगाओ तुम, ठीक है। ये मामा भांजा का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित था, ठीक। लेकिन बनाया किसके लिए गया था? भगवान नरसिंह और गणेश भगवान के लिए, ठीक। मामा भांजा, दोनों मामा भांजा है ना, ठीक। उसके बाद इतना ही जानना है आप लोगों को। उसके बाद दो मंदिर और पढ़ेंगे, दो मंदिर और पढ़ेंगे यहाँ, ठीक। बड़ा गणेश का मंदिर पढ़ लिए। उसके बाद तीसरा डालोगे, यहाँ दिख रहा है, ठीक। तीसरा आप लोग क्या क्या देखें अभी? चंद्रादित्य। हाँ, चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्य का मंदिर, ठीक। चंद्रादित्य का मंदिर ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को, ठीक, भगवान शिव को। चौथा कौन सा? मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, ठीक। जहाँ जो किसको समर्पित है? भगवान नरसिंह नाथ, और जिसके गर्भगृह में किसकी प्रतिमा थी? ठीक, भगवान नरसिंह एंड गणेश। गर्भगृह में एक शिवलिंग, ठीक। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना हो गया? 4। पांचवा जानना, ठीक, पांचवा जानना है। हाँ, और है भैया? हाँ, देखो, ठीक है। कौन से, ये कौन से वंश से संबंधित रख रहा है? नाग वंश, ठीक। तो यहाँ पे एक नाग मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नाग मंदिर, जो किसको समर्पित है? नाग किसके? शंकर भगवान के, ठीक। भगवान शिव को समर्पित है, ठीक। ये हो गया। और एक चीज जानना है, और एक मंदिर है
उसके बाद यहाँ का बारसूर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ लिए। अगला है 16 खंभों का 16 स्तंभों का शिव मंदिर। शिव मंदिर, ठीक, 16 स्तंभों का शिव मंदिर, 16 स्तंभों का शिव मंदिर और 32 स्तंभों का शिव मंदिर, ठीक, कहाँ पे है? बारसूर में। 32 स्तंभ वाला क्या नाम है? बत्तीसा मंदिर। इसमें कुल कितने गर्भगृह हैं? 2। प्रवेश द्वार 2। शिवलिंग 2। एक कॉलम 32। कुछ 26 बोला क्या? 32, ठीक है। एक और मंदिर है जो है 16 स्तंभों का शिव मंदिर, ठीक, ये भी बारसूर के आसपास ही है। यहाँ पे एक तालाब है, तालाब, तालाब का नाम है, इसका निर्माण कराया था चंद्रदित्य ने। इसी को कहा जाता है चंद्रदित्य तालाब या फिर चंद्रदितेश्वर तालाब। एक तालाब का निर्माण करवाया, अपने नाम पे उसको रख दिया है, ठीक है। इतना जानना है आप लोगों को बारसूर के बारे में, ठीक। बारसूर के बारे में ये स्पष्ट दिख रहा है ना, ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में हम लोग क्या क्या पढ़े? बत्तीसा मंदिर। अगला विशाल गणेश की, ठीक, या बड़ा गणेश की मंदिर, बड़ा गणेश का मंदिर। अगला पढ़े मामा भांजा मंदिर, अच्छा, चंद्रदित्य का मंदिर। अगला पढ़े मामा भांजा मंदिर। मामा भांजा मंदिर किसको समर्पित है? ठीक है, नरसिंहदेव और गणेश को, ठीक। यहाँ पे गर्भगृह में किसका मंदिर था? शिवलिंग था, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद आगे पढ़े 2 मंदिर। कौन सा? एक नाग मंदिर, नागवंशियों द्वारा स्थापित किया गया था, और 16 स्तंभों का शिव मंदिर, ठीक। यहीं एक पास में एक तालाब है, ठीक है, जो लगभग बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक। छिंदक नागवंशी शासन का है, ठीक। इतना पढ़ लिए। इतना जानना है आप लोगों को बारसूर के बारे में, ठीक। बारसूर के बारे में इतना हो जाएगा। चलो अब इसको बिना देखे लिखो, हो जाएगा? लिख लोगे? नहीं लिखोगे, देख के लिखोगे तो एक चीज और देख पाना, ठीक। बारसूर से आगे जाओगे तो यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ का इंद्रावती नदी के वृहद परियोजना है, ठीक। एक बांध बनाया गया है, ये एक बांध बना दिया गया है, ठीक है। इसको कहा जाता है बोध घाट परियोजना। कब बनाया गया था सर? ये 2013 में है यार, डेट याद नहीं मेरे कब बनाया गया था, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कब बनाया गया था, ठीक। बोध घाट परियोजना ये छत्तीसगढ़ का क्या है? एक वृहद परियोजना है, ठीक। छत्तीसगढ़ का एक वृहद परियोजना है, जो कौन सी नदी पे बनाया गया है? इंद्रावती नदी। इससे 3 जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक। इंद्रावती कितने जिलों से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़ में? इंटर करती है बस्तर, दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, ठीक। बीजापुर होते हुए आगे निकल जाती है। तो इससे 3 जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ठीक। लाभान्वित जिले 3 कौन कौन से? बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ठीक। इसमें लिख लेना इससे बोध घाट, यह एक क्या है? बृहद एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। बृहद परियोजना क्या होता है जानते हैं क्या? 10 हेक्टेयर से ऊपर।
10,000 हेक्टेयर से अधिक। हाँ, 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, जिसका क्षेत्रफल ठीक 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को क्या करता है? सिंचित करता है। ठीक, जिसका पानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को क्या करने के लिए, सिंचाई करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है बृहद परियोजना। ठीक, उसके बाद बृहद परियोजना हो गया। और बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब समझते हो क्या? नाम में ही है, बहुउद्देशीय। ठीक, बहुउद्देशीय। इस परियोजना को, वह परियोजना जो एक से अधिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक, एक से अधिक पर्पस के लिए, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब इसमें क्या होता है? एक तो होता है विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। दूसरा होता है कृषि सिंचाई, कृषि सिंचाई। तो एक से अधिक काम के लिए हो गए हैं। कृषि सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना। इससे लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले कितने हैं? तीनों को लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज और लिखना, विद्युत उत्पादन। यहाँ पे विद्युत उत्पादन जो पूर्व में डिसाइड किया गया था, ठीक है, पूर्व में डिसाइड किया गया था, यहाँ से 300 मेगावाट का 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 125, वर्तमान में 125 मेगावाट। ठीक, पहले डिसाइड किया गया था 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा, अभी वर्तमान में 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंचाई क्षेत्र को भी जानना है क्या? कृषि में पढ़ लेंगे। ठीक, 3,66,580 इतना हेक्टेयर को ये क्या कर रहा है? सिंचित कर रहा है। ठीक, इसको मत लिखना अभी, विद्युत उत्पादन को लिख लिए रहना। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव था, अभी वर्तमान में कितना है? 125। ये हो गया बारसूर का पूरा खत्म। हाँ, बारसूर का, बारसूर से रिलेटेड जो जो जानकारी चाहिए थी, यहाँ पे बारसूर से रिलेटेड जो जो जानकारी देनी थी वो हो गया खत्म। अब तुम लोग लिखोगे नहीं, अब मैं पूछूंगा समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया होगा तो फिर बताऊंगा, लेकिन पूछूंगा तो आपको बताना होगा भी। ठीक, बन जाएगा? बन जाएगा ना? बन जाएगा? मुंडी नहीं हिल रहा है, कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? पीछे बोल, बनेगा? थोड़ा बहुत बनेगा? हाँ ठीक है, जितना बनेगा उतना बताओ। चलो खड़े हो, जितना बनेगा उतना बताओ। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज एकदम से एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन जितना चीज बन रहा है